नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस की इस नए वीडियो सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 1 से 4 तक प्रश्न को डिस्कस कर लिया था। अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न यह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी न केवल वाद योग्यता और प्रवर्तनीयता के संदर्भ में बल्कि अपनी प्रकृति एवं उद्देश्यों से भी मूल अधिकारों से भिन्न है। यानी कि इसका यह कर्तव्य है कि जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट से DPSP जो है न केवल प्रवर्तनीयता और वाद योग्यता के बल्कि अपनी प्रकृति एवं उद्देश्यों से भी भिन्न है। किस तरह से, यानी कि इस पर फोकस करते हुए आपको बताना है कि ऐसा क्यों है और DPSP और मूल अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को हमें सूचीबद्ध भी करना है। तो परिचय में आप बता सकते हैं कि ये भाग 4 हो और भाग 3 में क्रमशः लिया गया है। ये एक तरह का आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार है, जहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, वो एक तरह का राजनैतिक अधिकार है। वो एक तरह का जो नेगेटिव अधिकार है, नेगेटिव यानी कि जो राज्य पर यह रोक लगाता है, राज्य पर ये निर्धारित करता है कि यह अधिकार उनके जनता को, उनके सिटीजन्स को, उनके नागरिकों को मिले। और DPSP जो है वो राज्य की नीति को निर्धारण करने के लिए एक तरह का निर्देश है। तो दोनों में ये बेसिक तत्व तो आपको पता ही है कि किस तरह से है। अब शुरू करते हैं कि जो मुख्य अंग है, तो मूल अधिकार और निर्देशक जो सिद्धांत हैं एक साथ मिलकर संविधान की अंतर आत्मा का निर्माण करते हैं। मूल अधिकार जहाँ पर जो फिक्स्ड है, फोर्स्ड रेजोल्यूशन करता है, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह नीतियों को निर्धारण करने में आगे बढ़ता है। वो एक दूसरे के लिए पूरक की तरह यूज़ करते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार हालांकि अपने प्रकृति एवं उद्देश्यों में अंतर रखते हैं, किंतु एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी घोषणा जो है वो संविधान करता है। और संविधान को ठीक से पढ़ें, अगर संविधान की चीज़ों को पढ़ें तो उनमें कोई भी 2 आर्टिकल या कोई भी 2 भाग एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे के समवर्गी होते हैं और संवर्धन करते हैं एक दूसरे का। ये इस तरह से बॉडी आप बता सकते हैं बेसिक। इसमें कहें तो आर्टिकल 14, 15 समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, इस तरह के अधिकार को आप लिख सकते हैं। तो और जो DPSP है, नीति निर्देशक, उसमें गांधीयन की विचारधारा, मॉडर्न लिबरल सोसाइटी की विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, इनमें भी आप बाइफरकेट करके इसको बॉडी में आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि मुख्य अंतर क्या है। तो जो है वो प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है और स्वतंत्रता के रूप में समझा जा सकता है। कौन है? मूल अधिकार, लेकिन जो समाज द्वारा मान्यता ही प्राप्त है। इसके विपरीत जब केंद्र और राज्य सरकारों जब कानून बनाने में कुछ नीतियों का उपदेश करती हैं, तो एक तरह से जो नीति निर्देशक तत्व है वो जाहिर सी बात है कि इन्फोर्सेबल तो नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन उसे मैंडेटरी यानी कि वो मोरल रूप से, नैतिक रूप से राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनी पॉलिसीज़, प्रोग्रामिंग, अपनी चीज़ों में, अपने क्रियान्वयन में, अपनी योजनाओं में इसका पालन करें और इस तरह की योजना बनाएं ताकि इन चीज़ों का अनिवार्य रूप से अंतर्गतवा पालन हो सके। मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 के तहत परिभाषित किया जाता है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। और इसके विपरीत जो है आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है। नकारात्मक यानी कि सरकार को कुछ चीज़ों करने से रोकते हैं, वहीं नीति निर्देशक जो सकारात्मक प्रकृति के हैं और राज्यों को अलग अलग चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपनी नीतियों में इन चीज़ों का सम्मेलन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है और क्योंकि इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, जस्टिसेबल है क्योंकि इट इज़ एनफोर्सेबल। वहीं नीति निर्देशक जो है वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है एंड इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। मूल अधिकार जो है कानूनी स्वीकृतियां हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, वह नैतिक और राजनीतिक स्वीकृतियां हैं। मूल अधिकार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अनुगमन करते हैं और इसीलिए व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्व है वो सामुदायिक कल्याण, ठीक है, सामाजिक कल्याण पर विशेष बल देते हैं और राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लोअर अग्रसर किया जाता है। और इस तरह से आप इसे निष्कर्ष कर सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच पूर्वोक्त का गौरव का स्थान अवरोध और निष्पादन का स्थान देकर है संश्लेषण करना है। यानी कि एक बैलेंस, वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन
द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द DPSP। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग के ऊपर मुख्यतः प्रश्न है कि वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों का सविस्तार वर्णन करना है। 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को और इसको लेकर जो आशंकाएं हैं उसके साथ साथ जो है विभाजन पूल है, किस तरह से जो है टैक्सों का, रेवेन्यू का, राजस्व का बंटवारा होता है, किन राज्यों को कितना मिलेगा, राज्य और केंद्र के बीच में कितना बंटवारा होगा, किस तरह से करों से आए हुए कर राजस्व का बंटवारा होता है, कितने प्रतिशत से बंटवारा होता है, इनके बारे में इनकी अनुशंसा रिकमेंडेशन को डिस्कस करना है। तो आप लिख सकते हैं कि जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष के अंतराल पर हर बार इसका गठन करते हैं और ये जो है वो अपनी अनुशंसाएं देता है, रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन, और उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से राज्य और केंद्र के बीच में जो है राजस्व का बंटवारा होता है, टैक्सों का बंटवारा होता है, और इवन बाद में जो है राज्य में भी जो है राज्य वित्त आयोग होता है, वो ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच में इसी तरह का बंटवारा जो है वो निर्दिष्ट करता है। ठीक है, वित्त आयोग जो अभी हाल ही में जिसके अध्यक्ष थे श्री एन.के. सिंह जो कि बिहार से थे, उन्होंने एक नया वित्त आयोग दिया है जो 2021 से लेकर 2026 तक चलने वाला है। केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किए जाने वाले शोधित कर आय और का वितरण और राज्यों के इसके बीच का आवंटन, ये जो है वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। भारत के संचित निधि में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और सहायता भी इसमें नियंत्रित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाओं के संसाधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की संचित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है और इन सब की अनुशंसा वित्त आयोग ही करता है। सिविल प्रक्रियाओं की संहिता यानी कि 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल न्याय की शक्तियाँ भी होती हैं और वो न्यायिक शक्तियों के तहत पर किसी तरह से बुला सकता है और कोई जुडिशियल मामले, इस तरह के आर्थिक मामले हैं उन पर वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल जजमेंट्स भी दे सकता है। अब 15वें वित्त आयोग में विशेष करके क्या खास चीज़ें हैं तो इससे हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। 14वें वित्त आयोग में क्या था कि जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या को उसने जो 27.5% इतना वेट दिया था, लेकिन इस बार यह केवल 15% ही है। उसके विपरीत जो इनकम टैक्स डिफरेंस जिसे कहते हैं इनकम डिस्टेंस, ये जो है ऐसे इसे आप समझ लीजिए कि किसी राज्य की GSDP, ठीक है, उसके जो सबसे GSDP ऐसा राज्य जिसकी GSDP सबसे अधिक हो और ऐसा राज्य जिसकी GSDP सबसे कम हो, उसके बीच के अंतर को कहते हैं इनकम डिस्टेंस। और इसे भी एक बेसिक रखा जाता था पहले 50% के आसपास कि किस राज्य को कितने पैसे देने हैं, उसका निर्धारण करने में यह सबसे बड़ा फैक्टर होता था पहले, जो कि 50 था उसे घटाकर 45 कर दिया गया है। एक नए चीज़ को जिसमें जोड़ा गया है टैक्स एफर्ट, यानी राज्य जो है किस तरह से कर लगाने की क्षमता को बढ़ावा दे रहे हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पर कितना काम किया जा रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, राज्य जो है जनसंख्या नियंत्रण को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को इसमें बढ़ावा दिया। यानी कि एक तरह से विस्तृत मॉडल 14वें वित्त आयोग के कंपैरिजन में 15वें वित्त आयोग में इन सारे फैक्टर्स को लिया गया है। अब हाल ही में जो टैक्स पूल है यानी कि राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच में पहले क्या होता था कि जो 42% टोटल कर राजस्व में से 42% जो है वो राज्य सरकारों को जाता था, केंद्र सरकार यानी कि जो वर्टिकल डिवीजन हुआ। लेकिन इस बार ये है 41% और बाकी का जो 1% है वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से रखा गया है 15वें वित्त आयोग में। ये इसकी एक खास बात है। ठीक है, सो हर संसाधनों का पूर्व न्यायवन व स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार 41% कर दर को हस्तांतरित बनाए रखने का सिफारिश की है। यह 14वें वित्त आयोग के कंपैरिजन में 1% जो है वो कम है। क्षैतिज हस्तांतरण कितना किया गया है तो क्षैतिज हस्तांतरण में देखा जाए तो जनगणना कितनी यूज़ की गई है तो 2011 की यूज़ की गई है और इसी मानदंड में जो जनसांख्यिकी को 12.5% दिया गया है। इसमें एक अनूठी सिफारिश का विचार यानी कि TOR जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस। तो इन टर्म ऑफ रेफरेंस का क्या विचार दर्शा? वित्त आयोग ने विचार के विषयों में कई अनूठे और व्यापक मुद्दों का अपनी सिफारिशों के लिए कहा था और उन्हीं टर्म ऑफ रेफरेंस को हम समझते हैं तो यही टर्म ऑफ रेफरेंस है। और इन्हीं टर्म ऑफ रेफरेंस में सबसे ज़्यादा जो महत्व किसे दिया गया है तो सबसे अधिक महत्व दिया गया है 15वें वित्त आयोग में
ये दिया गया है इनकम डिस्टेंस, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी राज्य के, कोई भी राज्य, भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा वाले राज्य के और सबसे कम वाले राज्य के बीच में जो अंतर होता है उसको एक फैक्टर बनाया जाता है राज्य के बीच में, यानी कि जो एक तो पहले पैसा बटेगा केंद्र और राज्यों के बीच में, और फिर राज्यों के आपसी बंटवारे में इन फैक्टर्स को बेसिक इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, जिसे टर्म ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के हिसाब से जो स्थानीय इकाई हैं उनमें जो है आवंटन बड़ा है 14वें वित्त आयोग के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर कि आर्थिक गतिविधि और मानव विकास ने बिहार में काफ़ी पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया है। अब जाहिर सी बात है, बिहार में संपूर्ण समग्र विश्व में किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों ने और जो मानव विकास जो कि सतत विकास नहीं है, दिट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो अनबैलेंस्ड है, एक तरफ से असंतुलित विकास ने बहुत सी जगह पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न किया है, जिसमें बिहार भी एक अछूता राज्य नहीं है। इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। बिहार में उत्पन्न होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषण और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करना है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देकर हम इस बॉडी की तरफ बढ़ेंगे कि बिहार राज्य में प्रमुख प्रदूषण के कौन से प्रमुख प्रदूषण हैं। तो जाहिर सी बात है, जल होगा, थल होगा और नॉइज़ पोल्यूशन से कहते हैं, और उन अलग अलग प्रदूषण की स्थिति क्या है और राज्य सरकारें उनसे निपटने के लिए क्या कर रही हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन से निपटने के लिए क्या कर रही हैं सरकारें, तो जल प्रदूषण से निपटने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड यानी कि BRPC राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत नदी की जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है, जिसमें प्रदूषित नदी खंडों में घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहा है, कितनी जैव रासायनिकता है, कितने ऑक्सीजन है, कितने टोटल क्लोरोफॉर्म जैसे विभिन्न मापदंडों को एक लेटर बनाकर उसकी चार्टिंग होती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है और उसके उपयुक्त अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि BSPB पाक्षिक और मासिक आधार पर गंगा नदी, क्योंकि बिहार की एक सबसे प्रमुख नदी है, सहायक नदियों, तालाबों, झीलों के पानी की गुणवत्ता नियमित रूप से निगरानी कर रही है और 6 माही आधार पर 70 स्थानों पर भूजल की भी गुणवत्ता रखी जा रही है। अब पढ़ते हैं वायु प्रदूषण की तरफ। तो आपको पता है कि पटना जो है भारत में ही क्या प्रमुख प्रदूषित शहरों में से एक है, और उसी को देखते हुए अलग अलग चीज़ों को बढ़ाकर सरकार क्या कर रही है, BSPCB बिहार सरकार इनके लिए क्या क्या कर रही हैं। तो बिहार सरकार इनके लिए पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे गैर उपलब्धि वाले शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की कार्य योजना को वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी मेजरमेंट कंट्रोल इंडेक्स और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा तय की गई नियामक योजनाओं के तहत उनके मानदंडों के तहत मेजरिंग कर रही हैं। ईंट के भट्टों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी ईंट भट्टों को स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी का अपनाने के लिए यानी कि स्वच्छ जो नेचुरल कंपोजिशन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। लगभग 3000 ऐसे भट्टों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी कि क्लीन एनर्जी में अंतरित कर दिया गया है, ताकि रिमूवल जिसका जो एमिशन पावर है वो कम हो जाए। मास्टर प्लान सीमांकन और मुजफ्फरपुर और गया नियोजन क्षेत्र जैसे जगहों पर भी काम चल रही है। दैनिक समाचार पत्रों, होर्डिंग, जिंगल, नुक्कड़ इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अन्य कार्यक्रम जैसे कि जल जीवन हरियाली मिशन हो या बिहार स्वच्छ ईंधन नीति हो, ये सब भी वायु प्रदूषण के लिए लड़ने के लिए बिहार सरकार इस पर कार्यरत है। ध्वनि प्रदूषण, बिहार में बढ़ते हुए शहरों की संख्या और बढ़ती हुई शहरी आबादी इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है, और उसको रोकने के लिए क्या कर रही हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना को तैयार के लिए पटना में 5 अलग अलग स्थानों पर ध्वनि स्तर की निगरानी कर रहा है। शहर की सीमाओं में शोर के स्तर निगरानी करने के लिए राज्य सरकार रात में लाउडस्पीकरों का उपयोग पर बैन लगा चुकी है। अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग त्योहारों पर इसकी लिमिट, इसकी समय सीमा तय की जाती है, खासकर कि उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर जहां अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वृद्धजन रहते हैं, इन जगहों पर इसकी रोक लगाई गई है। बसों में रेडियो और सार्वजनिक संदेशों का प्रकाशन एवं सार्वजनिक व्यवहार से इससे निपटने के लिए बताया जा रहा है, इसकी कमियों को गिनाया जा रहा है। इन तरह की चीज़ें बिहार सरकार
कर रही हैं और इसमें आप डिटेल चार्ट वाइज एनालिसिस करके और भी कुछ और स्कीम योजनाओं का नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो बिहार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में समुचित कार्यविधि में बड़ी बाधाएं क्या क्या हैं, और इस आंकड़ों के साथ उपलब्धि और बिहार में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपलब्ध में विकल्पों की टिप्पणी करें, यानी कि इनके क्या और विकल्प हो सकते हैं। तो व्याख्या है कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर गहन बनाने तथा गरीबी रेखा से ऊपर लोगों के साथ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दोनों को लक्षित कर 1997 में एक लक्षित यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली शुरू की गई थी। लेकिन अस्तित्व में आने के इतने वर्षों बाद भी इनमें कुछ समस्याएं हैं, और समस्या ये है कि सबसे पहली समस्या है कि सूची बनाने की प्रक्रिया, यानी पहली ही प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी हो जाती है कि जिस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, जो टारगेटेड ग्रुप है, उसका नाम इसे नहीं जुड़ता था। इसके बहुत सारे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, स्थानीय कारण हो सकते हैं, और कुछ जो है वो मानव यानी कि मैनुअल एफिशिएंसी, मानव असंगतता के कारण भी, मानव त्रुटि भी इसमें एक बेसिक रूल कर लेती है, और जो व्यक्ति जिन्हें सही मानने में इसके टारगेटेड इसका लक्ष्य चाहिए उसका इंक्लूजन नहीं हो पाता है। जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उचित मूल्य जो दुकानें हैं, जो जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, वो उनकी स्थापना पूर्व चरण में पूर्वी तरह से व्यापकता कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसका उतना प्रभाव नहीं है, इतनी अच्छे से पहल नहीं, इसका आउटरीच इतना बढ़िया नहीं। भारी मात्रा में TPDS में अनाज का खुले बाज़ार में पहुंच जाता है, इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर चेकिंग नहीं होती है, और एक बहुत से भ्रष्ट जो है इसको कह सकते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस इसके पीछे हैं, और जो लोकल अधिकारी हैं लोकल संगठनों से मिली भगत के साथ इस पर जो इसका सक्सेस रेट है वो खुले बाज़ार में करीबन 54% तो ऐसे ही बिक जा रहा है। जिन व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत नहीं है वो व्यक्ति इसमें जुड़ रहे हैं, खास करके वैसे व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर है, उनका नाम ना तो उनके गृह राज्य में जोड़ा जाता है, ना तो उनके लक्ष्य राज्य में भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि और ये बीच में इसी का एक निवारण जो है हाल ही में सरकार ने शुरू किया है, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। तो इसके अल्टरनेटिव आप यहाँ से दे सकते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रति चक्रीय मूल्य में जो सूची प्रबंधन नीति और माल सूची का खराब रखरखाव, खराब प्रबंधन अनाजों की बर्बादी का कारण बन रहा है, और जिन व्यक्तियों को वाकई में जो इसके उचित लक्ष्यकार हो सकते थे उन्हें तक ये इनका लक्ष्य नहीं पहुंच रहा है। और इसके फिर व्यवहार के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, तो एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI, सार्वभौमिक मूलभूत आय, खाद्य कूपन, फूड कूपन्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग कि उन्हें खाद्य और राशन देने के बजाय उन्हें इस तरह के फूड कूपन्स दिए जाएं जिन्हें वो किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में यूज़ करके, और इवन किसी प्राइवेट दुकानों में भी यूज़ करके उसे फूड कूपन से अपने काम की चीज़ें, वह अनाज जो उन्हें लगता है उनके लिए ज़रूरी है उसका यूज़ किया जाए, और बदले में इन फूड कूपन्स की इवन प्राइवेट जो दुकानें हैं उनको भी सरकार से कुछ रियायतें अनुदान मिले। इस तरह की स्कीम बनाई जा रही ताकि जो सरकारी व्यवस्थाएं और सरकारी संरचनाओं पर जो बोझ है वह कम हो जाए। और DBT तो है ही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कि किसी तरह के जो अनाज और इन तरह की चीज़ों को देने से अच्छा है जितनी सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है, सरकारी तंत्र का उपयोग होता है, सूची बनाना, मेंटेन करना, देना, बांटना, फिर मेंटेन करना, उन सब के बजाय कि हर परिवार को एक विशेष आय दे दी जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे दी जाए, और फिर वो अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का खरीद फरोख्त कर सकें। मुद्दे क्या क्या हैं, तो उसमें वही DBT, UBA और खाद्य कूपन आदि, ये इसके जो है प्रबल विलक्षण हो सकते हैं। और इसी तरह से आपको इसको बताना है, जो खाद्यान्न का आवंटन और उठान इस बात का महत्वपूर्ण संकेतन है कि सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन कितना सफल है। उठान का प्रतिशत जो हमेशा कुल आवंटन के 95% से अधिक रहा है, तो उठान तो हो रहा है, लेकिन जो टारगेटेड व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के लिए लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को ये चीज़ नहीं मिलकर, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो प्रबल व्यक्ति हैं उन क्षेत्रों में, या कुछ ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से उन व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है जिन्हें इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दूसरे व्यक्तियों को होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यह सक्सेसफुल है और बहुत जगह पर कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसे टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ जोड़कर और अधिक लक्षित बनाया जा सकता है। उन सूची को और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NSFA के तहत पूरे प्रदेश में इसे
लागू करके इसका जो बेसिक उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य और कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, इसे यूज कर सकता है। यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ने जो कुछ इसके तकनीकी समाधान अपनाए हैं, इस तरह से अन्य राज्यों में भी इसे अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि राशन कार्ड की आधार रीडिंग, आधार के साथ जो है उसकी सीडिंग की जाए, आधार के साथ जोड़ा जाए, लेकिन यह भी देखा जाए कि उन जगहों में, उन क्षेत्रों में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है पहले वो बहाल की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं आई हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण उनकी सीडिंग नहीं हो पाती है, उनका फिंगरप्रिंट रीड न होने के कारण बहुत से व्यक्तियों को अनाज नहीं मिल पाता है। और जो इसका बेसिक मूल उद्देश्य है कि हर भूखे व्यक्ति को खाना देना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पीडीएस राशन ले जाने वाले ट्रकों में जीपीएस की टैगिंग हो कि कहीं वो और ना जा सके, उसकी लीकेज ना हो सके, उसके रखरखाव में साइंटिफिक तरीका हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, कैमरा सिस्टम हो, इन तरह की चीज़ों का यूज़ करके इसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि भू संसाधनों से संपन्न है बिहार, फिर भी कृषि व्यवस्था में चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्यों कर रही है बिहार की कृषि व्यवस्था में चुनौतियाँ क्यों हैं? भू राजस्व, भू संसाधन में संपन्न होने के बावजूद बिहार की जो कृषि व्यवस्था है उसमें चुनौतियां क्यों हैं? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर भी प्रकाश डालना है। तो इसका जो आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन जो, तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या। अब जो ज़मीन की सीमा है वो तो फिक्स है, और क्योंकि वो ज़मीन जो भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% बिहार में है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। करीबन 11 करोड़ लोग बिहार की जनसंख्या है, वो भी 2011 के जनसंख्या उन्मूलन के साथ, और यह जो है बहुत अधिक आबादी है। देश की 8.6% आबादी है, और प्रति हेक्टेयर अगर हम देखें तो 1106, यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है प्रति किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और इसी वजह से सबसे बड़ी जो मुख्य भारतीय कृषि और खास करके बिहार की कृषि की समस्या है वो यही है। दूसरी, क्योंकि इतनी जनसंख्या है तो प्रति व्यक्ति जो है वो ज़मीन का जो हल है वह भी कम है, यानी कि औसत जो बिहार राष्ट्रीय औसत है वह एक बिहार में केवल 0.39 हेक्टेयर बन रहा है, और यह अखिल भारतीय यानी कि 1.0 हेक्टेयर, यानी कि प्रति व्यक्ति 0.39 हेक्टेयर ही ज़मीन है। तो इतनी कम ज़मीन होने के बाद वो उगाएगा क्या और खाएगा क्या, और उसमें फिर उसका जो आर्थिक लाभ क्या होगा? ये पूर्ण रूप से सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि आधारित कृषि बनती जा रही है, ना कि व्यावसायिक कृषि। और इसका निवारीकरण कैसे होगा? तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि खराब नीति और नियोजन, ठीक है। कृषि जोतों और औसत में आकार में गिरावट आ रही है। किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव जो है वो नाकाफ़ी रहे हैं। कृषि वस्तुओं की कीमतें में जो है वो टूटती जा रही हैं। लोकल चीज़ों के दाम घटते जा रहे हैं, और जो उसमें इनपुट के सामान लगते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, खरग, उर्वरक, इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और कृषि मूल्य का दाम जो है वो घटता जा रहा है। उससे बजाय जो स्टोरेज इंडस्ट्री है वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। बीज और सिंचाई की सुविधाओं में आदानों की कमी है। अब इसके पहले क्या क्या की गई, यानी कि कौन से पहल सरकार द्वारा उठाई गई हैं? तो सबसे पहला उसमें उठाया गया है 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत को पानी यानी कि सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। जाहिर सी बात है कि जो भूमि को तो सरकार नहीं बढ़ा सकती प्रति व्यक्ति, क्योंकि वो जनसंख्या नियंत्रण तो किसी का नहीं, लेकिन उसके अलावा और कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि हर खेत को अगर जल मिल जाए, खास करके दक्षिण बिहार जैसे इलाकों में जहाँ सिंचाई की समस्या है, तो उसमें खेती की जो उत्पादकता है वो बढ़ सकती है। जलवायु के लिए जो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, अगर जलवायु संरक्षण किया जाए, जलवायु मेंटेन की जाए, अर्बनाइजेशन को रोका जाए, तो वहाँ पर कुछ समस्या हो रही हैं, और ये चीज़ें को रोक पाने में बिहार सरकार कुछ हद तक सफल भी रही है, और इनके तहत जो है वो अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 38 जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है, ठीक है। रबी सीजन यानी कि पथ प्रदर्शक योजना का 38 जिलों तक इस पर प्रभाव किया गया है, और यह योजना जो है वो जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र को लड़ने में सहायक हो रही है। बिहार राज्य ने बीज निगम लिमिटेड यानी कि बीजों का वितरण कराने के लिए मुख्य रूप से बीज उत्पादन, बीजों का प्रसंस्करण और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए उचित मात्रा में और उत्तम क्वालिटी का बीज किसानों को मिले, इसके लिए बिहार सरकार इसके पहल कर रही है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं
विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि बमेटी, यह भी कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि विस्तार प्रबंधन नीति संपादित बाधाओं पर अनुसंधान करना और हर स्तर पर उचित मार्गदर्शन करना, जो राष्ट्रीय स्तर पर आईकार कर रही है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इस तरह से चीज़ें आगे आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की तरफ कि रोबोटिक प्रौद्योगिकी से आपका क्या आशय है? उदाहरण सहित रोबोटिक्स और के प्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों के अनुप्रयोगों के प्रकाश डालें। हैं कि रोबोटिक्स बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स क्या है, व्हाट इज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो रोबोटिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो रोबोट की डिज़ाइन निर्माण अनुप्रयोग उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग तथा प्रसंस्करण कराने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में संबंधित है। रोबोट स्वचालित रूप से कार्य करता है। तो रोबोट के बारे में आप थोड़ा बहुत उसमें डेफिनेशन दे देंगे कि एक रोबोट क्या होता है, किसी कार्य विशेष के लिए और किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। इसके प्रकार क्या क्या होते हैं उसे हम देख लेते हैं। रोबोटों के विषय का 3 तरह की जो प्रकार होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी एवं तीसरी पीढ़ी के रोबोट भी कहा जाता है। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट है इन्हें DDB, ठीक है, जिसे कहते हैं कि बहरा गूंगा और अंधा, ठीक है, डेफ डम्ब एंड ब्लाइंड रोबोट माना जाता था। इन्हें समझ नहीं होती और इनका ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मोटर वाहन की बेसिकली मोटर एंड हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन में काम होता था। इनके डेफ डम्ब एंड ब्लाइंड यह सिर्फ और सिर्फ कार्य करते थे। किसी तरह की इनमें रीडिंग और स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, ना ये सुन सकते थे। केवल एक बार आप इसे प्रोग्राम करिए और जब तक कि टास्क पूरा नहीं होगा तब तक वो काम करते रहेंगे। ना वो ऑर्डर ले सकते हैं, ना वो ऑर्डर रीड कर सकते हैं, ना वो इन्फर कर सकते हैं। दूसरी पीढ़ी की रोबोट की तुलना में जो है पहले से कभी थोड़े अधिक बुद्धिमान बने, जिनमें आप देख सकते हैं कि रेडार हो गया, समीपी संवेदक हो गया, स्पर्श हो गया, स्पर्श की संवेदना हो गई, सोनार, इस तरह की चीज़ें। और तीसरा जो पीढ़ी के रोबोट बना वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और वो काफ़ी ज़्यादा रोबोट स्कैनिंग, डेटा हैंडलिंग, डेटा माइनिंग, इन्फरेंस गैदरिंग, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी व्यक्ति है। और इस तरह का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन तरह के जो है स्मार्ट रोबोट्स बन रहे हैं जिनकी साइज़ और कैपेबिलिटी भली छोटी हो लेकिन वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता अत्यधिक उच्चतम और उत्कृष्ट है। इसका एक प्रमुख एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ड्रोन, मल्टीपल ड्रोन्स, इवन मल्टीपल फ्लाइट जेट्स ऐसे बन सके हैं। आपने टेस्ला कंपनी की सुनी कि ड्राइवरलेस कार्स बन रही हैं। तो इस तरह के रोबोट्स अभी फंक्शन में हैं। स्पेस बॉट्स बन रहे हैं, नैनो बॉट्स बन रहे हैं जो युद्ध में काम कर सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं। इस तरह के जो नए जनरेशन के रोबोट जो है वो तीसरी पीढ़ी के रोबोट है। रोबोट से बेनिफिट क्या क्या हैं तो आपको पता है कि एक्यूरेसी कितनी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी होती है, कार्यक्षमता प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, रिलायबिलिटी अच्छी है, कॉम्प्लायंस अच्छी होती है। और क्योंकि वो इन्वेसिव है तो इनको अभी आजकल की जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके, कार्बन फाइबर को यूज़ करके जिसकी सटीक प्रमाणिकता है, लो टेक्निकल बैरियर को हल किया जा सकता है। एम्प्लॉय मोरल प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। रिलायबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और फिक्स्ड वर्किंग होते हैं। और आने वाली पीढ़ी में रोबोटिक और उसके ऑटोमेशन प्रोसेस को, मानव और रोबोट के ऑटोमेशन प्रोसेस को मिलाकर मैक्सिमम अचीवमेंट किया जा सकता है। आने वाली पीढ़ी जो 5G टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। ये रोबोटिक ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, यानी कि मानव और रोबोट की टेक्नोलॉजी का मिलाप करके एक नई तरह की पीढ़ी और ह्यूमोबॉट्स बनाने की तकनीक। रोबोट के प्रयोग आपको पता ही है कि मोटर वाहन हो या उसके विनिर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, सैन्य के फील्ड में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के फील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में, पर्यावरण मेंटेनेंस के रूप में, रिसाइकलिंग के यूज़ में, अंतरिक्ष में, आपदा प्रबंधन में। इस तरह से भारत में रोबोटिक्स की क्या क्या संभावना है तो रोबोटिक्स उद्यमी और छात्रों दोनों के लिए असंख्य अवसर प्रदान है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे इनोवेशंस और भी चल रहे हैं। भारत के अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारी क्षमता है और बहुत आगे बढ़ने की इसकी आवश्यकता है। सर्वत्र रोबोट हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इतना डेवलप नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकी देशों की तुलना में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो या 5G टेक्नोलॉजी के जो इजी एक्सेसिबल रिसोर्सेस है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, उनमें कुछ जो है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही वगैरह प्रक्रिया, इन्हें दूर करने की ज़रूरत है और
विश्व के साथ कदम से कदम मिलाने की आवश्यकता है। इसी को आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ कि कृषि एक जैव प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इससे जुड़े जोखिम और लाभ क्या क्या हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर जैसे जैव विविधता असम है CBD, जैव कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज एंड असुविधा जैव प्रौद्योगिकी को इस प्रकार परिभाषित करता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जो विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिए जैविक प्रणालियों, सजीवों या उनके व्युत्पन्न का उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। कन्वेंशन ऑन बायोडिग्रेडेशन बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैज सेड दिस। और भारत में यानी कि प्रश्न का जो मुख्य अंग क्या है प्रौद्योगिकी के बारे में, तो उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में अगर हम जब जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, और उन क्रॉप्स को यानी कि GM फसलें, और उन GM फसलों को यूज़ करके भारत में BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया और BT मस्टर्ड यानी कि सरसों, कॉटन और BT बैगन, इनका उपयोग खास करके हो रहा है, जिसमें भारत में केवल BT कॉटन को ही मान्यता मिली है, BT ब्रिंजल और BT मस्टर्ड को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उनका उत्पादक जो पीड़क और कीड़नाशक प्रतिरोधी फसलों के लिए उपयोग होता है, पोषक तत्वों को पूरक बनाने के लिए उसका उपयोग हो रहा है, अजैविक तनाव प्रतिरोध के लिए, उपभोक्ताओं के लिए अलग से जैसे कि लोकल सहायता, खाद्य पदार्थों की निदानी और आयु में सुधार लाया जा सकता है, शोधकर्ताओं के लिए, पर्यावरण के लिए इत्यादि। सो किस जगह पर किन किन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी, एरियाज वेयर द बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड, तो इनको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। जैसे कि येलो क्षेत्र में फूड, खाने में, खाद्य पदार्थों में जैव प्रौद्योगिकी और न्यूट्रिशन साइंस। उसके बाद ब्राउन, भूरे क्षेत्र में डेजर्ट में यानी कि डेजर्ट थार रीजन्स में हो सके, मरुस्थल में बायोटेक्नोलॉजी, डार्क में बायोटेररिज्म और बायोवेरफेयर, पर्पल में पेटेंट्स एंड पब्लिकेशन, वाइट में इंडस्ट्रियल एंड रेवोल्यूशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, गोल्ड में बायो इंफॉर्मेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी, उस तरह से ग्रीन में एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू में एक्वाकल्चर और मरीन फिलोसफी यानी कि जो है पानी के कल्चर से सागरीय मरीन कल्चर के एंड इस तरह से महासागरीय द्वीपीय जलीय प्रकोष्ठ में इसका उपयोग किया जा रहा है। चिंता और जोखिम क्या है कि इससे बायोटेक्नोलॉजी हो या जैव विविधता हो, यह कभी कभी इतनी ज़्यादा ट्रांसफाइगराइज हो सकती है, इतनी ज़्यादा इसमें विषमता हो सकती है कि अन्य बीमारियों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो उत्पादित फसलें हैं वह कभी कभी कुछ आनुवंशिक बीमारियां या कैंसर जैसे कोशिकाओं को जन्म देती हैं, जो आगे चलकर हो सकता है कि किसी मानव क्षेत्र में या मानव स्पीसीज में किसी तरह के कैंसर या किसी अन्य बीमारी को जन्म दे सकता है। फसलें ही एकमात्र फसलें हैं जिनकी वन्य प्रजाति में नवीन लक्षण को हस्तांतरित करने की क्षमता और आकलन करने की औपचारिक रूप से समीक्षा की गई है। जहां जैव प्रौद्योगिकी वाली इस फसलों को संबंधित पौधों के निकट उगाया जाता है, जारी करने से पहले प्रांगण के माध्यम से लक्षण विनिमय करने 2 पौधों की क्षमता का पहला मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फसली पौधे निकटता होने में अपनी करीबी प्रजातियों के साथ लक्षणों का आदान प्रदान कर सकते हैं और यह जो है इसकी विशेष रूप से एक चिंता बनी हुई है। आनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सजीवों के मूल्यांकन में विचार करने के लिए अन्य संभावित जोखिमों पर, विशेष रूप से कीट या रोग प्रतिरोधक लक्षणों के मामलों में पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़ों और अन्य सजीवों पर कोई पर्यावरण प्रभाव शामिल है और इसी वजह से इसमें समस्याएं आ सकती हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्रांतिकारी बदलाव लाने की अवश्य क्षमताएं हैं, किंतु यह भी देखना चाहिए कि आगे चलकर वो किसी तरह की एक जैव महामारी या एक जैव जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म में आगे चलकर वो एक नुकसानदायक ना हो। सभी हितधारकों को साथ में लेकर इसे काम कराने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबूदेह है। बिहार में अब तक किए गए आपदा प्रबंधन के उपाय का परीक्षण किया। तो आपको पता है कि बिहार में आपदाएं जो है वो आती रहती है हर वर्ष। आगमन उत्तर बिहार में जो है वो बाढ़ का संकट है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ है और इसी बीच में जो है अर्थक्वेक हो गया, ठीक है।
भूकंप हो गए, इन सारी चीज़ों, क्योंकि नेपाल के तराई क्षेत्र में हम रहते हैं, बिहार की स्थिति है, और वहाँ पर जो हाई इकोनॉमिक जोन है, खासकर कि जो उत्तर बिहार है, उत्तर पूर्वी बिहार है, वहाँ पर भूकंप जैसी समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। तो बिहार जो है वो आपदाओं से ग्रसित है, और बिहार राज्य की आपदा रूपरेखा विस्तृत रूप से इसे विपत्तियों का केंद्र बनाती है। संपूर्ण राज्य भूकंप प्रवण, 70% से अधिक बाढ़ क्षेत्र, 30% से अधिक सूखा, और इसी तरह से चक्रवात और तूफान जो है वो आए दिन आते रहते हैं, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और हिमालय तिब्बत के बीच का एक प्लेन मध्य एरिया है, जहाँ पर थोड़ा भी डिफरेंस, हल्का सा एक डिफरेंस क्रिएट करता है, और बीच में हमेशा लोकल जोग्राफिकल तूफान और चक्रवाती तूफान की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो भूकंप हुआ। भारतीय एटलस के अनुसार बिहार में 15.2% जो है वो 5 जोन यानी कि जोन 5 में है, और जहाँ अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। उसके बाद बाढ़, आपको पता ही है 28 ज़िले जो है वो बाढ़ प्रभावित ज़िलों में से 15 ज़िले सर्वाधिक सबूत हैं, और 13 जो है वो सबूत, यानी कि 28 ज़िले इसमें प्रभावित होते हैं किसी न किसी रूप से। यह स्थिति की विडंबना है कि नियमित रूप से बाढ़ से तबाह होने वाला राज्य, यानी कि उत्तर भारत में बाढ़ है और दक्षिण भारत में सुखाड़ है। किसी क्षेत्र को सूखे के प्रति सबूते बनाने की सहायता करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो वर्षा की कमी, सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। दक्षिण भारत में आपको पता है कि पठारी क्षेत्र है, और इस तरह का क्षेत्र है जहाँ पर मानसून जो है वो इतना डायरेक्ट नहीं आ पाता है जितना नॉर्दर्न बिहार में से फ्लो होकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ चला जाता है, और जिस वजह से यहाँ पर पठारी क्षेत्र होने के कारण उतनी नदियाँ भी नहीं हैं, और यह सुखाड़ आने की हमेशा समस्या है। जो अगलगी वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि गर्मियों के समय में यहाँ पर खेती और फसलों होती हैं, और यहाँ पर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण अत्यधिक नहीं है, और ख़ास करके गेहूं की फसलों में हर वर्ष आपने सुना होगा कि गर्मी की जो सीज़न होती है, खास करके मार्च अप्रैल में आग लगने की समस्या गांव के क्षेत्र में अत्यधिक होती है। ठीक है, आवास परिसर के राज्य के सभी 38 जिलों में आग का खतरा ये बनाया गया है, यानी कि ये आग का खतरा हर राज्य में, एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ प्रोन टू द स्टेट फायर। फिर चक्रवात हो गया, लू हो गया, काल बैसाखी हो गया, इस तरह की चीज़ें भी लगी हैं। अब राज्य सरकार इनको उपटने के लिए क्या क्या कर रही है? तो बिहार राज्य के जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में कृषि जैसे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का आपदा न्यूनीकरण के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना की गई है। बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए जल संरक्षण का उपाय करने के लिए उत्तर बिहार में तालाबों और जलाशयों, दक्षिण हिस्से में अपरागनों और पुनर्जीवित करने का उपाय किए जा रहे हैं। खास करके जो मिथिलांचल क्षेत्र है उनमें अलग अलग तालाबों को और बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे न कि बाढ़ के समय पानी का विस्तृत संचय हो सके, अपितु उसमें मखान और मत्स्य उत्पादन जैसे चीज़ों, जो कि बिहार राज्य को आज आंध्र प्रदेश से मत्स्य और मछली का उत्पादन, मछली का आयात करना पड़ रहा है, उसको भी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन के रूप में यहाँ यूज़ किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में 6 संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें BSDMA, बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, DMD हो गया, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड, BSIDM, DDMA, EOCI, इन संस्थानों ने बिहार के आपदाओं के लड़ने की इनके पास जिम्मेदारी है, और ये जो है रूपरेखा बनाते हैं कि किस तरह से आपदा हैं, किन किन क्षेत्रों में आ सकती है, किन समय पर आ सकती है, इनकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, कितने प्रमाणिक हो सकते हैं, राज्य का आपदा प्रबंधन की योजना, और ये सारी संस्थाएं जो हैं तरह तरह पर समय समय पर इसकी विवेचना करती रहती हैं, समालोचना करती रहती हैं, और उसी हिसाब से थ्रेट परसेप्शन बनाती हैं। और बिहार ने सेंडाई फ्रेमवर्क को भी अपनाया है, और चूँकि ये संस्थाएं आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित विशेष संस्थाएं हैं, इसीलिए उनसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बनाने के लिए आयोजित करने की उम्मीद भी की जाती है, और की जाएगी, और कर रहे हैं। संकल्प केंद्र समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जिसमें हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस तरह के आपदा प्रबंधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। कम्युनिटी डिस्पर्स सेंटर बना रहे हैं, खास करके बाढ़ जैसे क्षेत्रों में, वो क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ पर ऊंचे स्तरों पर कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण किया जाता है, किचन का निर्माण किया जाता है, ताकि लोगों को अस्थायी रूप से वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था मिल सके। ठीक है, अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, सांकेतिक उपाय किए रहे हैं लोगों के लिए। सामान्य बीमा, फसल बीमा, पशुधन बीमा, जो बाढ़ में और सुखाड़ में इस तरह की जो फसलों का नाश हो जाता है, या फिर पशुधन बह जाते हैं, और भी चीज़ें, संपत्तियों का नाश होता है, संपत्तियों का नुकसान होता है, उनके लिए एक अलग से बीमा का उपयोग कराई जा रही है।
नियमित आधार पर DEOC और SEOC जो है संपर्क में रखते हैं लोगों से, पंचायती राज व्यवस्थाएं इन पर काम कर रही हैं और इस तरह के उपयोग जो है बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि क्या है हाइड्रोजन फ्यूल, सतत विकास और स्वच्छ हरित भविष्य के लिए कितना उपयोगी है, स्पष्ट करें। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलने वाला शून्य कार्बन उत्सर्जक ईंधन है, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल वह है जिसे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है और वो शून्य कार्बन यानी कि ज़ीरो कार्बन एमिशन, उससे कार्बन की एमिशन नहीं होती है। और जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जा सकता है उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तरह के फ्यूल निकलते हैं। और जब हाइड्रोजन फ्यूल का बर्न करते हैं, जलाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल जब जलता है, हाइड्रोजन ईंधन की खपत में उल्टा जल निकास होता है, कार्बन की निकासी नहीं होती है। और इसी मात्रा से ये पूर्ण रूप से पर्यावरण जो है वो सपोर्टिव है, इको फ्रेंडली नेचर जिसे कहा जाता है। इसका जो है अंतरिक्ष यान में प्रयोजन के लिए सभी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, फ्यूल सेल में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है बल्कि ऊर्जा का वाहक है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए फ्यूल सेल यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन से एकमात्र एनर्जी नहीं बनाई जाती, उसे पहले स्टोर किया जाता है और इस तरह के फ्यूल सेल में अभिक्रिया से जल का विद्युत गठन किया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और उससे फिर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति आपको पता ही है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक बहुतायत वाला तत्व है। 90% परमाणु हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक यौगिकों का घटक है। हाइड्रोजन का तापीय, पवन, सौर, CNG, LNG आदि जैसे कई स्रोतों के माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का सबसे व्यवहारक स्रोत जो अधिशेष में उपलब्ध है वो है बायोमास। और भारत में भारी मात्रा में बायोमास भंडार है, या तो जला दिया जाता है या तो कचरा बन जाता है। गोबर जैसे पशु अपशिष्ट का एक भाग कृषि और वन अवशेष के सीवेज में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त स्रोत है जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा पवन, जल और सौर भूतापीय जैसे नवीनीकरण संसाधनों के माध्यम से 40% अतिरिक्त बिजली का हाइड्रोजन उत्पादन बनाया जा सकता है। तो यह तो हो गया बॉडी। अब एक ईंधन के रूप में वो कितनी उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है और कितना सतत विकास में इसकी उपयोगिता होती है उसे देख लेते हैं। फ्यूल सेल विद्युतीय वाहन अनिवार्य रूप से संकर इलेक्ट्रिक वाहन होता है, यानी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसमें आंतरिक दहन इंटरनल कंबशन से फ्यूल सेल स्टैक पर स्थापित किया जाता है। वाहन में शक्ति और स्रोतों यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन के साथ साथ उन्नत बैटरी प्रणाली भी शामिल होती है। हाई प्रेशर वाले टैंक यानी उच्च दबाव वाले टैंक अपने सिकुड़े के रूप में संग्रहित हाइड्रोजन यानी कि इंटरनल कंबशन एंड संक्रॉलित हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए भेजा जाता है, जिससे यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल और विद्युत का उत्पादन करता है, यानी कि ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। जिस तरह से जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने से इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो उससे बिजली भी बनेगी और इसी रिवर्स प्रोसेस की विद्युत ऊर्जा को यूज़ कर फ्यूल सेल में रखा जाता है और वह फ्यूल सेल फिर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होके जिसको कहते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सतत विकास के रूप में किस तरह से यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? तो आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्य 7 में जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तथा लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट एक्शन के तहत इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें कमी के लिए यह शून्य उत्सर्जन है, तो इसका उत्सर्जन जो है ज़ीरो एमिशन है, तो ये सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है और इसकी एनर्जी भी काफ़ी अवेलेबल है। हाइड्रोजन आसान मात्रा में उपलब्ध भी है, इसकी कार्बन उत्सर्जन भी ना के मात्रा है, तो यह इस तरह से सतत विकास में इसका उपयोगी हो सकता है। इसमें मुख्य चुनौती केवल यह है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सेल में फ्यूल सेल में कन्वर्ट करना और इस तरह की चीज़ें बनाना, इस तरह के मशीन, इस तरह की इंजन बनाना जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चल सके, वह काफ़ी महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है, उन कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि जो कन्वेंशनल फ्यूल की कंपैरिजन में जो कार्बन रिलेटेड फ्यूल हैं, पेट्रोल, डीजल
उनकी मात्रा में उन तरह के इंजन बनाने में खर्च अभी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उनकी डिमांड कम है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अनुसंधान करके इस तरह की इंजन, इस तरह के डिवाइसेस बनाई गई जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चल सके, तो ये आगे चलकर एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। मोटर वाहनों में बोनट के नीचे पारंपरिक बैटरी की तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल को उपयोग कराया जा सकता है और इससे जो है इतना जो एक्स्ट्रा एमिशन है, सल्फ़र हो या नाइट्रोजन हो, उसकी एमिशन में कमी आ सकती है। वर्तमान में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ क्या क्या हैं? तो एक तो इसका उत्सर्जन बहुत कम है, दूसरा जो इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर ही है, तो क्लीन वाटर का भी कलेक्शन किया जा सकता है। हाइड्रोजन नवीकरणीय है क्योंकि इसकी ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत बार बार उत्पादन भी किया जा सकता है। बैटरी चालित विद्युत वाहनों के विपरीत फ्यूल सेल वाहनों को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इनमें पेट्रोल या डीजल की तरह ही हाइड्रोजन फिर से भरा जा सकता है, तो मल्टीपल चार्जिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यह गैसोलीन और ईंधन और अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है और पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, इको फ्रेंडली भी हैं। चुनौतियाँ यही हैं कि इनमें भंडारों की जो स्टोरेज, ईंधन भंडारों के विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन की तरह हाइड्रोजन निक्षेपकों में नहीं पाया जाता। इसका रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग कर उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि ऑल्टरनेट प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना महंगा पड़ता है और हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित वाहन गैसोलीन वाहनों के अनुगमन में महंगे होते हैं क्योंकि अभी रिसर्च और डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, इनकी डिमांड अभी कम है। ऐसे डिवाइसेस को बनाना जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चल सके अभी हाल के रूप में महंगे हैं, लेकिन उसमें अगर अनुसंधान किया जाए और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हाइड्रोजन डेवलपमेंट एक आगे चलकर एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो कि प्रदूषण से लड़ने में एक कारगर हथियार होगा। हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और इसके भंडारण के लिए उच्च दबाव यानी कि एक अच्छा रखरखाव की ज़रूरत है, हाई डेवलपमेंट टैंक, जो कि इसे और भी महंगा बनाता है। ईंधन भरने वाले स्टेशनों की कमी है, फ्यूल सेल व्हीकल अभी कम है और इसीलिए ढांचागत से लेकर सुरक्षा पहलू जो है इसे इसके नेगेटिव यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट की तरह काम करते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ इसकी जो है सफलता भी बहुत अच्छी है। तो अगर और रिसर्च किया जा सके तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसे कि भारत ने किया है 2021-22 के तहत ये उल्लेख किया गया है और इसमें और ज़्यादा अनुसंधान करके इसे इको फ्रेंडली और एफिशिएंट भी बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रश्न पत्र नंबर 10। मिलते रहेंगे आपसे इसी सीरीज़ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।